बाबा आमटे की पोती शीतल आमटे ने की आत्महत्या, लगाया जहर का इंजेक्शन। शीतल ने हाल में परिवार द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए चलाई जा रही महारोगी सेवा समिति में गड़बड़ियों का लगाया था इल्जाम। परिवार ने कहा था डिप्रेशन में है शीतल। शीतल ने हाल में परिवार द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए चलाई जा रही महारोगी सेवा समिति में गड़बड़ियों का लगाया था इल्जाम। परिवार ने कहा था डिप्रेशन में है शीतल। अजान कंपटीशन करवाने के लिए शिवसेना नेता पांडुरंग सपकाल के ऊपर बरसी बीजेपी, बोले सत्ता के लिए छोड़ी विचारधारा। महाराष्ट्र में घटे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 3,837 केस और 80 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 646 नए केस, 19 की मौत। मुंबई में कफ परेड में हुए सीरो सर्वे में 75% लोगों में निकले एंटीबॉडीज। आईबीटीज फाउंडेशन ने किया था सर्वे। कल शिवसेना में शामिल होंगी फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर। हाल ही में शिवसेना ने विधान परिषद में मनोनयन के लिए राज्यपाल कोश्यारी को भेजा है उर्मिला का नाम। किसानों को लेकर केंद्र के रवैये पर बरसी शिवसेना, कहा इतनी ठंड में उन पर पानी फेंकवाना क्रूरता। कल मुंबई आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। योगी यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर भी बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ करेंगे बैठक। फिल्म जगत की हस्तियों से यूपी में फिल्म सिटी बनाने की योजना पर करेंगे विचार विमर्श। औरंगाबाद में एक शख्स ने राष्ट्रगान के बाद रचाई शादी, सादे समारोह में से बचाया खाना। शादी समारोह से बचे पैसे से युवक ने छात्रों और दिव्यांगों को दी साइकिल और ट्राईसाइकिल का तोहफा। मुंबई में गेटवे पर नजर आई अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे, फिल्म की शूटिंग में दिखी व्यस्त। पिता बोनी कपूर के साथ मास्क में नजर आई अभिनेत्री जानवी कपूर, कोरोना को लेकर दिखी सतर्क। मुंबई में जुहू में नजर आई वरुण धवन की भतीजी अंजलि धवन, पोज के लिए कुछ देर के लिए हटाया मास्क। यमला पगला दीवाना के बाद देओल परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ अपने 2 में पर्दे पर आएंगी नजर। अनिल शर्मा करेंगे डायरेक्ट। रणबीर कपूर की बिल्डिंग में शिफ्ट हो सकती हैं आलिया भट्ट, चर्चा है आलिया ने बांद्रा स्थित रणबीर की बिल्डिंग में खरीदा है 32 नया फ्लैट। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में काम करेंगे अरशद वारसी, एक्शन कॉमेडी है फिल्म, जनवरी से शुरू होगी शूटिंग। महाराष्ट्र के बारामती में एक महिला ने की है 1 महीने की बेटी की हत्या, तीसरी बेटी पैदा होने के बाद चल रही थी परेशान। पति हर्ष लिंबाचिया के साथ भारती सिंह ने एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी, ड्रग्स मामले में हुई पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान यूनियन को बातचीत के लिए बुलाया है। उन्हें कहा गया है कि कल 3 बजे वो बातचीत के लिए आए और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल 3 बजे विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत का स्थान और समय मुकर्रर हो चुका है। तो इस पहल के बाद लगता ये है कि हो सकता है कोई रास्ता खुले, कोई रास्ता निकले इस आंदोलन के समापन का। आपको बता दें पिछले कई दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। बाबा आमटे की पोती शीतल आमटे ने आज सुसाइड कर लिया। वो भी पूरे परिवार की तरह बाबा आमटे के काम को आगे बढ़ा रही थी। कुछ दिन पहले शीतल के एक फेसबुक पोस्ट से पारिवारिक विवाद सामने आया था। शीतल ने परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे ने महाराष्ट्र के वरोरा स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चला है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पारिवारिक मसले पर शीतल आमटे ने आत्महत्या की। शीतल ने जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर खुद की जान ले ली। वरोरा के जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने पर डॉक्टरों ने शीतल आमटे को मृत घोषित किया। नागपुर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम वरोरा में आनंदवन के कमरे की जांच के लिए गई है, जहां शीतल ने सुसाइड किया। उस कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस स्टेशन ने दवाखाने में जाके बात चेक की तो वहाँ पे पता चला था कि शीतल आमटे मैडम का देहांत हुआ है
उसके बाद में उनका पार्थिव ये पीएम के लिए चंद्रपुर भेजा गया है। स्पेशल टीम हमने नागपुर से बुला के यहाँ पे फोरेंसिक जांच और हमारा पंचनामा ये चल रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद में इस बारे में अधिक पुष्टि हो सकेंगे। हाल ही में शीतल आमटे ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए महारोगी सेवा समिति में घोटाले की बात कही थी। इस पोस्ट को 2 घंटे बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था। आमटे परिवार ने बाद में शीतल के आरोपों को नकारते हुए कहा था कि शीतल डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस में है। महारोगी सेवा समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। शीतल ताई दवाखाने में आती थी, हमको दवा देती थी, लेकिन शीतल ताई का एक रहन सहन, बात करना अलग ही ढंग का था हमारे लिए। तो शीतल ताई बोले तो हमारा सर्वस्व, हम दैवत जिसको बोलते हैं वो दैवत ही थी हमारी की। बाबा आमटे को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण मिला था। उनके द्वारा 1959 में स्थापित आनंद वन में कुष्ठ रोगियों की सेवा की जाती है, जिसे महारोगी सेवा समिति चलाती है। शीतल आमटे इसकी ही सीईओ थी। चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में हाल में एक सीरो सर्वे हुआ, जिसके मुताबिक कुछ स्लम इलाकों की 75% जनसंख्या में एंटीबॉडीज बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण मुंबई के कफरेट के स्लम इलाकों में करवाए गए सीरो सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इसके मुताबिक यहाँ की 75% जनसंख्या में कोविड एंटीबॉडीज बन चुके हैं। देश के किसी भी हिस्से में सीरो सर्वे के नतीजे में इतने ज्यादा एंटीबॉडी बनने का प्रतिशत नहीं मिला है। एंटीबॉडी बनने का मतलब है शरीर में कोरोना का संक्रमण हो चुका है। एक के बाद एक सामने आ रही सीरो सर्वे में ये पता चल रहा है कि मुंबई के स्लम एरिया में जो कोविड की एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है वो हर सर्वे में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये भी है कि वैक्सीनेशन आने में जितना टाइम लगता है उसमें कई लोग या तो पॉजिटिव हो जाएंगे या उसमें से कई लोग जो है स्लम एरिया में वो कोविड की एंटीबॉडीज डेवलप कर लेंगे। बीएमसी के सर्वे की बात करें तो मुंबई में स्लम इलाकों में 45% और बिल्डिंग में रहने वाले 18% लोगों में एंटीबॉडीज बन गए हैं। कफरेट की ये स्लम बीएमसी के सीरो सर्वे में नहीं थी। ये सीरो सर्वे स्थानीय कॉर्पोरेटर की अपील पर आईबीटीज फाउंडेशन ने किया है। मेरे वार्ड में कम्युनिटी स्लम्स में 9 पॉकेट्स हैं और यहाँ ए वार्ड में फ्लोटिंग पॉपुलेशन अबाउट 40+ लाख आती है। तो हम अगर बिना सर्वे करे किया तो हम पोटेंशियली पॉपुलेशन जो अनलॉकिंग करेंगे और वो पॉपुलेशन एक्सपोज करेंगे, वो भी ठीक बात नहीं होगी। और जो हमारी रेसिडेंट पॉपुलेशन है उसके साथ भी आई थिंक वी शुड बी मोर केयरफुल इन टर्म्स ऑफ अनलॉकिंग। तभी यही उद्देश्य से मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमें सीरो सर्विलेंस करना चाहिए। नतीजों के मुताबिक 806 में से सिर्फ 8 मरीजों ने ही पहले कोरोना हो चुके होने की बात मानी। हालांकि आईबीटीज फाउंडेशन के मुताबिक हो सकता है कुछ लोग पहले कोरोना हो चुके होने की जानकारी उनके साथ साझा नहीं करना चाह रहे हों और कुछ लोगों को वाकई में ये बात पता ही न हो क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक रहे हों। क्योंकि सर्वे में 31 लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। वैक्सीन में भी आप यही देखेंगे कि जब आप वैक्सीन देंगे तो कुछ अरसे तक एंटीबॉडी रिस्पांस रहेगा, लेकिन वो एंटीबॉडी रिस्पांस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जो सेल्युलर इम्यूनिटी है वो टेक ओवर होगी। और इसको कैसे मेजर किया जाए बड़े जनता में, बड़े पैमाने पे और सस्ते ढंग से, नॉट एज अ रिसर्च टूल बट सस्ते पैमाने पे, कि कोई भी जाकर के चेक कर सकता है कि भाई मुझे कोई इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत है कि नहीं। मुंबई में मास्क न पहनने पर जुर्माना 200 रुपए है। मुंबई में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी ने एक और फैसला किया है कि मुंबई में मास्क न लगाने वालों से जो भी जुर्माना अब तक वसूला है उस पैसे के लोगों को मास्क दिए जाएंगे। हालांकि 200 रुपए का जुर्माना अब भी लिया जाएगा, उसके बाद मास्क फ्री दिया जाएगा। बीएमसी अब तक मास्क न पहनने वालों से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल कर चुकी है। बीएमसी ने लोगों पर निगरानी रखने के लिए जो मार्शल रखे थे उन पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस खर्च को काटकर बीएमसी बचे हुए पैसों से लोगों को मास्क बांटेगी। एक मास्क की कीमत 5 रुपए है। बीएमसी का मानना है कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते। साथ ही बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना सामान्य नागरिकों के संपर्क में आने वालों की टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज की है। इसके तहत सब्जी वाले, ऑटो ड्राइवर, बस कंडक्टर, हॉकर्स और सड़कों पर दुकान लगाने वालों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलने वाले 10,000 लोगों का टेस्ट किया गया है। जांच में मुंबई में अलग अलग इलाकों से 150 हॉकर्स, ऑटो चालक और सब्जी विक्रेता कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बड़े पैमाने पर लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं। नतीजतन बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन को डर है कि हॉकर, सब्जी वाले, ऑटो वाले, ऐसे लोग जिनके संपर्क में रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, वो कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच राजनीतिक अखाड़ेबाजी का नया मुद्दा बना है अजान। एक शिवसेना नेता ने मुस्लिम बच्चों के लिए अजान की प्रतियोगिता आयोजित की, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई। दक्षिण मुंबई से शिवसेना के नेता पांडुरंग सपकाल ने अपने इलाके में मुस्लिम बच्चों के लिए अजान की प्रतियोगिता आयोजित करवाई, जिसे लेकर बीजेपी ने पांडुरंग पर हमला बोल दिया। कहा कि सत्ता के लिए शिवसेना अपना हिंदुत्व छोड़ रही है। शिवसेना और शिवसेना के नेताओं को अभी अजान सुनना अच्छा लग रहा है और अजान से मनशांति मिलती है, इस प्रकार की बात वो करने लगे हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए, मुख्यमंत्री होने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने भगवा तो छोड़ दिया था, लेकिन अभी सत्ता में बरकरार रहने के लिए हरा झंडा ही हाथ में लिया है। शिवसेना नेता सपकाल ने बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों को सिरे से नकारा। आमचे जे शिवसेनेचे मुस्लिम पदाधिकारी आहेत ते माझ्याकडे आले होते आणि त्यांचं म्हणणं असं होतं की आमची जी शाळेत जाणारी मुलं आहेत ती घरी बसत नाहीत, खाली येतात, तर त्यांच्यासाठी आपल्याला काहीतरी स्पर्धा आयोजन केलं पाहिजे। म्हणून मी त्यांना एक रिकमेंड केलं, त्यांना शिफारस केली की जशी आम्ही भागवतगीतेची स्पर्धा आमच्या विभागात घेतो तशी तुमच्या विभागात सुद्धा तुम्ही जर अजानची वगैरे स्पर्धा घेतली नाही, ती पण ऑनलाईन जर स्पर्धा घेतली तर मुलं घरी बसून त्या स्पर्धेत भाग घेतील, सहभागी होतील। साल भर से जब से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, बीजेपी शिवसेना को सबसे ज्यादा ये कहकर घेरती है कि उसने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा छोड़ दी। अभी महाराष्ट्र के जनता को ध्यान में आया कि अणुशक्ति नगर की मराठी लड़की करिश्मा भोसले ने अजान के खिलाफ कंप्लेंट करने के बाद मुंबई पुलिस ने उसको ही हिरासत में क्यों लिया था और उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों आगे आना पड़ा। सत्ता के लिए और मतों के लिए शिवसेना का ये गिड़गिड़ापन देखकर ओवैसी भी मन में शर्मा गया होगा। इतना दुगलापन शिवसेना सत्ता के लिए दिखा रही है। बीजेपी के हमले का असर ये हुआ कि बाद में शिवसेना नेता पांडुरंग सपकाल ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने अजान कंपटीशन नहीं कराया, एक संस्था इसके लिए उनके पास आई थी, उन्होंने तो बस शुभकामनाएं दी थी। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से बहुत सारे सेक्टर पर असर पड़ा। स्कूल बस ड्राइवर लॉकडाउन से बुरी तरह संकट में आ गए हैं। परिवार पालने के लिए कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई मजदूरी कर रहा है। अहमदाबाद में पिछले 35 साल से स्कूल वैन चलाने वाले रमेश भाई ने अपनी जिंदगी में इतने खराब दिन कभी नहीं देखे थे। महीनों स्कूल बंद रहे, इस वजह से वो काफी परेशान थे। स्कूल कब पहले की तरह खुल पाएंगे, इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं था। आखिर कैसे 10 लोगों के परिवार का गुजारा हो। स्कूल वैन को छोड़ अब रमेश भाई और उनका परिवार सब्जी बेचने के काम में जुट गया है। परिवार ने सब मिलकर डिसीजन लिया कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, बैठे कब तक हम बैठे रहेंगे। तो तुरंत ही हमने डिसीजन लिया कि हम वेजिटेबल और फ्रूट्स का बिजनेस करेंगे, जो इजीली ये जो कोविड का सिचुएशन है उस टाइम कस्टमर को घर पे हम सब्जी इजीली आराम से सब्जी दे सके। कोरोना की महामारी ने सबसे ज्यादा असर स्कूल वैन से जुड़े लोगों के काम पर डाला है। स्कूल अब दोबारा से कब खुलेंगे ना तो किसी को ये पता है, और अगर स्कूल खुल भी गए तो माता पिता अपने बच्चों को एक साथ स्कूल वैन में भेजेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में स्कूल वैन एसोसिएशन ने गुजरात सरकार से ऐसे 15,000 ड्राइवरों के लिए मदद की गुहार लगाई है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को हर महीने 5-5 हजार रुपया आप दो, जब स्कूल चालू होगा हम वो ही पैसा रिटर्न कर देंगे। हर महीने 5-5 हजार रिटर्न कर देंगे, हमको मफत में पैसा नहीं चाहिए।
मुंबई के अंदर बीएमसी ने 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के पुणे समेत कुछ शहरों में भी स्थानीय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। स्कूल बस ड्राइवर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतने वाले लोगों में है। महाराष्ट्र में भी स्कूल बस ओनर एसोसिएशन ने बस ऑपरेटर और उनके स्टाफ को आर्थिक सहायता देने की सरकार से मांग की है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।